नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस सीखो चैनल पर आपका स्वागत है। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये हिंदी में IC38 एग्ज़ाम की तैयारी है। ये एक शॉर्टकट तैयारी है, इसमें चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, लेकिन ये आपके 17 नंबर्स मार्क्स लेने में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, पास नहीं हो रहे, या उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो ये इंग्लिश की एग्ज़ाम की तैयारी मैं हिंदी में टर्म्स सारी एक्सप्लेन करके सब कुछ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो चलो चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आएंगे हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन पे। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, ये मैं साथ साथ में इनको अंडरलाइन करता जाऊंगा, ये आपको पता चलता जाएगा मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। अब हिस्ट्री का क्या है, मॉडर्न इंश्योरेंस इन इंडिया बिगन इन अर्ली 1800 और देयर अबाउट। कहा जाता है कि मॉडर्न इंश्योरेंस जो इंडिया में स्टार्ट हुआ वो लगभग सन 1800 में शुरू हुआ। इट बिगेन विद एजेंसीज ऑफ फॉरेन कंपनी स्टार्टिंग मरीन इंश्योरेंस बिजनेस। सबसे पहले ये कैसे हुआ, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस क्या था, समुंदर के रास्ते जो सामान आता जाता था उस सामान का इंश्योरेंस किया जाता था। ठीक है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि सन 1800 में ये कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में आया अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटिश के साथ, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में आना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो अपने साथ वो इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेके आए। ठीक है, अब जो मॉडर्न इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो कहा जाता है, वो लॉयड, लंदन में लॉयड एक कॉफ़ी हाउस है, वहाँ पे बैठे बैठे ये इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट फाइंड किया गया। इस कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो लोग समुद्र के रास्ते ट्रेड करने के लिए आते थे, इंडिया में आते थे और भी कंट्रीज़ में आते थे, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता था, लॉस हो जाता था। किसी का शिप डूब गया, किसी का सामान नहीं बिका, कोई ख़राब हो गया। तो उस सब को लॉस को कंपनसेशन करने के लिए वहाँ पे लॉयड कॉफ़ी हाउस में क्या डिसाइड किया, इन ट्रेडर्स ने कैसे डिसाइड किया कि जब भी ट्रेड के लिए सामान लेके किसी और कंट्री के लिए निकलेंगे तो उस फंड का जो भी है कुछ % हिस्सा जो है वो हम वहीं पे एक फ़ंड तैयार करेंगे, वहाँ पे जमा करके जाएंगे। वहाँ जमा करके जाने से और उनमें से अगर कुछ लोगों का नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उसी फंड में से उसकी कंपनसेशन करेंगे। ये मॉडर्न इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ से डेवलप हुआ। इंडियन सोसाइटी में देखा जाए तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है। बहुत पहले से क्या है कि हमारे एनिशिएंट सोसाइटी में हमारे रिचुअल्स हैं। अगर किसी के घर कोई डेथ हो जाती है, आपने देखा होगा कि सोसाइटी के मोहल्ले के या कोई जात बिरादरी के लोग जाके थोड़े थोड़े से उनके घर पे पैसे दे के आते हैं लास्ट रिचुअल्स के लिए, वो एक किस्म की कंपनसेशन है। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि ब्रिटिश लोग इंडिया में इंश्योरेंस का, मॉडर्न इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लेके आए। अब कॉन्सेप्ट लेके आए, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया वाज एन इंग्लिश कंपनी। ऑब्वियस है, वो लेके आए तो वो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, उसका नाम था द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस नाम की आज भी इंडिया में एक कंपनी काम कर रही है, लेकिन वो जनरल इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की है, वो ये कंपनी नहीं है, वो अलग है। ठीक है, तो पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो थी अंग्रेज़ों की, इंग्लिश कंपनी थी इंडिया में, उसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। उसी टाइम पे साथ में नॉन लाइफ की जो इंश्योरेंस कंपनी थी इंडिया में जो बनी, उसका नाम था ट्रिटोन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ट्रिटोन। अब दोस्तों, जो इंग्लिश कंपनीज थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, वो इंडियन लोगों के साथ भेदभाव करती थी। उनके प्रीमियम ज़्यादा थे, उनको बेनिफिट कम दिए जाते थे, इंग्लिश लोगों को ज़्यादा दिए जाते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को ज़्यादा दिए जाते थे। इसी वजह से उस दौरान क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट के चलते कुछ इंडिया के बिजनेस हाउसेस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया हम अपनी भी इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन स्वदेशी कंपनी बनाएंगे। तो हुआ क्या, फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1870 इन मुंबई। अब उस टाइम पे मुंबई को अंग्रेज़ों ने बॉम्बे कर दिया था, उसका नाम उन्होंने डाल दिया बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है, ये पहली इंडियन कंपनी थी। उसके बाद द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी जो 1906 में बनी और आज तक इंडिया में काम कर रही है, उसका नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी नहीं है, ये नॉन लाइफ की है। अब मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस समझा दूँ। लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस का काम करती है, जीवन बीमा, वो किसी की लाइफ के साथ रिलेटेड है। लेकिन नॉन लाइफ की जो है वो
सामान का, जैसे दुकानों का सामान आ गया, दुकानें आ गई, घर, बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ, बाइक्स, क्रॉप इंश्योरेंस, फसलों का इंश्योरेंस, वो नॉन लाइफ की कैटेगरी में आता है। वो कंपनीज हमारी अलग होती हैं, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912 वाज पास टू रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912 जो पास किया गया था इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एक लिमिट में रखने के लिए ये बनाया गया था। इस एक्ट में क्या था, कोई भी कंपनी जो पास होगी, जो इंश्योरेंस का काम करने के लिए इंडिया में तैयार होगी, उस टाइम पे उसको इस एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। इनके बोलने के तहत जैसे इसमें लिखा होगा वैसे ही उनको काम करना पड़ेगा। ये था कंपनी एक्ट, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद जो था इंश्योरेंस एक्ट 1938, ये इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, मतलब जो इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, प्रॉफिट कितना, बेनिफिट कितना आएगा, जाएगा, नहीं मिलेगा, वो सब जो था इंश्योरेंस एक्ट 1938 में लिखा गया था। आज भी यही एक्ट चलते हैं, लेकिन इनमें टाइम टू टाइम चेंजेस आती रही, कुछ एडिशन होता गया, कुछ माइनस होता गया, कस्टमर के बेनिफिट्स देखे गए। आज भी इन्हीं एक्ट्स का चलता है। उसके बाद आ गया दोस्तों नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की नेशनलाइजेशन से आपका मतलब ये है, उस टाइम पे फ्रीडम के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां जो थी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बिज़नेस में बैठी हुई थी। उन कंपनीज के पास फंड था, उनके पैसे जमा थे। तो उस टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं था। जब गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस बिज़नेस को रेगुलेट करना चाहा, उन्होंने क्या किया, 170 जो लोकल छोटी कंपनियां थी लाइफ इंश्योरेंस की वो, और उसके बाद 75 के अबाउट कोई, हाँ 75 ही थी फंड सोसाइटीज़, प्रोविडेंट फंड सोसाइटीज़, इन सभी को कंबाइन करके एक कंपनी बना दी। उसका नाम रखा गया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। ये काम कब हुआ, ये हुआ 1 सितंबर 1956 को। नेशनलाइजेशन का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल, अपने अंडर ले लिया लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस, गवर्नमेंट का बिजनेस हो गया। ये गवर्नमेंट ने अपनी एक कॉरपोरेशन बना दी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वैसे ही बैंक्स का भी नेशनलाइजेशन हुआ, वो 1984 में हुआ। इससे पहले बैंक्स तक अप्रोच जो थी वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की थी, कॉमन आदमी की नहीं थी। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पे बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई, और सभी बैंक्स जो थे RBI के अंडर आ गए। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरेस्ट रेट जो भी था, उनको कंट्रोल करता है RBI, उनकी रेगुलेटरी बॉडी है RBI। और इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले नॉन लाइफ का हो जाए। नेशनलाइजेशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस की जो नेशनलाइजेशन है वो, उसका एक्ट बना था गिबना, GIBNA, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, 1972 में पास हुआ। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या किया, उन्होंने एक ही कंपनी बनाई। नॉन लाइफ के केस में उन्होंने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाई, GIC, और उसकी 4 सब्सिडरीज बनाई, 4 सब्सिडरीज बनाई। आप देखते होंगे अभी नॉन लाइफ की जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस। ये 4 सब्सिडरीज जो हैं, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस की, ये जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 4 सब्सिडरीज हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, नेशनलाइजेशन हो गई लाइफ की, नॉन लाइफ की। अब ऐसे ही बिजनेस चलता जा रहा था, कोई कंट्रोलर बॉडी नहीं थी, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर थे, ठीक है। 1993 में एक मल्होत्रा कमेटी बनाई गई, जिसका काम था ये लाइफ इंश्योरेंस के बिज़नेस को, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, इसकी ज़रूरतों को समझना, कस्टमर को क्या चाहिए, बेनिफिट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये सब देखना था। मल्होत्रा कमेटी ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दी, अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बाद क्या हुआ, IRDA एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA एक्ट 1999 में पास हुआ। उस एक्ट का रिजल्ट क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA अप्रैल 2000 में बन के तैयार होगी। इसका काम क्या था, पूरे इंडिया में वो एक ही ये बॉडी थी, लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस को ये रेगुलेट करती है। अब इसका क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में,
ठीक है। इसमें कई बार कंफ्यूज करते हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जगह कुछ और लिख देंगे, असेट लिख देंगे, या डेवलपमेंट की जगह कुछ और लिख देंगे। इसका आपको सही नाम याद रखना है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और ये अप्रैल 2000 में बनी। अब क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ सकते हैं, हु इज़ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, तो उसका आंसर IRD है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन हमें ये पूछा जाता है, हु इज़ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ बैंक्स, वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, हु इज़ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया, शेयर मार्केट इन इंडिया, शेयर मार्केट की कंट्रोलर बॉडी कौन है, तो इसका आंसर है सेबी, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है। हाउ इंश्योरेंस वर्क, इंश्योरेंस। अब दोस्तों हम देखेंगे इंश्योरेंस काम कैसे करता है। देखो, प्रोसेस वेयर लॉस ऑफ फ्यू आर शेयर्ड बाय अदर एक्सपोज टू सिमिलर अनसर्टेन इवेंट और सिचुएशन। इंश्योरेंस कैसे काम करता है, इंश्योरेंस के पीछे प्रिंसिपल क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया लॉयड के कॉफ़ी हाउस में कैसे डेवलप किया उन्होंने। प्रोसेस वेयर द लॉस ऑफ फ्यू, कम बंदों का नुकसान, आर शेयर्ड बाय अदर एक्सपोज टू सिमिलर अनसर्टेन इवेंट, ज़्यादा लोग शेयर कर लेते हैं। वहाँ पे भी ऐसा था, जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है इंश्योरेंस प्रोसेस का। यहाँ पे 5 बंदों की एग्जांपल लिए, 5 बंदे इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम 5 में से 2 का कोई नुकसान हो गया, तो ये जो फंड 5 बंदों का तैयार हुआ था वो दो लोगों में शेयर हो जाएगा। ऐसे इंश्योरेंस काम करता है। ठीक है। अब इंश्योरेंस काम करने का आ गया, उसके बाद क्या है, रिस्क बर्डन दैट वन कैरीज, ऑलवेज क्या रिस्क एक पर्सन कैरी करके चल रहा होता है। हमेशा जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, या हमारी लाइफ है या नॉन लाइफ है, जो भी है, 2 टाइप के उस पर रिस्क होते हैं, प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क और सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। देखिए नाम से पता चल जाता है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट, पहला, सेकेंडरी मतलब सेकंड, दूसरा। ठीक है। प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क का मतलब है सबसे पहला रिस्क। हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज ये 2 हमारी कोई फैक्ट्रीज़ है, 2 फैक्ट्रीज़ है, 10-10 लाख रुपया इन फैक्ट्रीज़ को बनाने में या माल डालने में जो मशीनरी का खर्च हुआ है, इनकी वैल्यू लगा लो आप 10-10 लाख रुपया। अब प्राइमरी बर्डन में क्या आ गया, इन फैक्ट्रीज़ को अगर आग लग गई, सबसे पहले तो वो जो इन्वेस्टमेंट की थी वो ख़त्म हो गई, फैक्ट्री जल गई, लॉस हो गया, हमें सामने दिख रहा है 10 लाख का नुकसान हो गया, कोई 5-7 लाख का अंदर सामान भी होगा, मशीनरी होगी, वो लॉस हो गया। जो कैलकुलेट हो जाए, जो सबसे पहले हमें दिख जाता है कि ये लॉस हो गया, वो आ जाते हैं रिस्क प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क की कैटेगरी में। अब सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क वो है जो रिस्क है, जो प्रॉब्लम देगा, जिसकी वजह से परेशानी आएगी, लेकिन वो अभी हम देख नहीं पा रहे। फैक्ट्री जलने से इस बंदे ने इनकम करनी थी, इस पर्सन ने अपने लोन्स पूरे करने थे, इसकी फैमिली ने हाईली लग्जरी लाइफ जीनी थी। ठीक है। अब वो इनकम ख़त्म होगी, साइकोलॉजिकल प्रेशर हो गया, इकोनॉमिकल प्रेशर हो गया, फाइनेंस सारा ख़राब हो गया, बजट ख़राब हो गया, और ये बंदा गरीबी की मार झेलने के लिए मजबूर हो गया। ये आगे सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क जो इन फ्यूचर में आने हैं, जो अभी दिख नहीं रहे, जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब साइकोलॉजिकल मार को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब कैटेगरी आ गई सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क में। ठीक है। ये हर बंदा कैरी करके चल रहा होता है ऑलवेज, हर चीज़ में ये सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क है ही है। अब रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, इंश्योरेंस जो है वो एक किस्म की रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक ही है, लेकिन लोग अपने से इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है, सबसे पहले तो कोई पर्सन ऐसे काम करे या कोई फैक्ट्री ऐसे काम करे या किसी की लाइफ ऐसी हो जिसमें रिस्क हो ही ना, रिस्क को टोटली अवॉइड किया जाए, ऐसा ही काम किया जाए जिसमें रिस्क हो ना। ऐसा हो भी नहीं सकता, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हर काम में, हर चीज़ में थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं पे रिस्क है ही है। ठीक है। उसके बाद स्टेप आ गया रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन का मतलब आ गया रिस्क को कैलकुलेट कर लेना और अपने ही दम पे, अपने ही किसी सोर्स से, अपने तरीके से उसको कवर करना, अब खुद ही रिस्क को कवर करना। जैसे कोई किसी ने अपना फ़ंड बना लिया, अपना रिज़र्व रख लिया 5-10 लाख का, अगर इन केस मुझे लॉस हो जाए तो मेरा वो फंड पड़ा हुआ है, मैं उसको यूज़ करके अपना रिस्क जो है रिकवर कर लूँगा। ये आ गया रिस्क रिटेंशन, खुद से रिस्क को ख़त्म करना, खुद से रिस्क को कवर करना। रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल,
अपनी लाइफ या अपना काम इस तरह से किया जाए कि उसमें कम से कम रिस्क हो, रिस्क कंट्रोल हो जाए। जैसे कोई पीछे फैक्ट्री की फायर इंसिडेंट्स, फैक्ट्री में फायर का आग लगने के घटना को हम एग्जांपल लेके चल रहे थे। रिस्क रिडक्शन यहाँ से कैसे हो सकता है, वहाँ पे एडवांस फायर अलार्म लगे हों, फायर सेंसिंग सिस्टम लगे हों, जैसे धुआं आए या आग आए वो अलर्ट कर दें, ऑटोमेटिक शॉवर ऑन हो जाएं, और कार्बन डाइऑक्साइड के जो सिलेंडर होते हैं वहाँ से बुझाने के लिए, स्टार्टिंग कंट्रोल करने के लिए उस टाइप के मेजरमेंट किए हों। ये रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल उसी कैटेगरी में आ गया। उसके बाद आ गया रिस्क फाइनेंसिंग। ये सब चीज़ें करने के बाद, ये सब चीज़ें देखने के बाद अब रिस्क कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, कितना नुकसान हो सकता है, उस टाइप से उस रिस्क को फाइनेंस किया जाए। अब रिस्क को फाइनेंस करने का सबसे, मैं बोलता हूँ रिस्क फाइनेंस का अच्छा तरीका इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में हम प्रीमियम देते हैं, हम उसी हिसाब से पैसे देते हैं जितना हमें रिस्क है, और इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो हमें वो पैसे मिल भी जाते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक थी, इसके ये 4 स्टेप थे, ठीक है। अब इंश्योरेंस होता क्या है बेसिकली, पीछे हमने पढ़ा कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है, और बेसिकली इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ रिस्क ट्रांसफ़र। एक किस्म का ऐसा तरीका जिसमें हम रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं, एंड इट परमिट्स अनसर्टेनिटी टू बी रिप्लेस बाय सर्टेनिटी थ्रू इंश्योरेंस इंडिमिटी। और ये क्या काम करता है, ये एक अनहोनी को होनी से रिप्लेस करता है, उसको अनहोनी को कवर कर लेता है। और किसके थ्रू कवर करता है, इंश्योरेंस इंडिमिटी। इंडिमिटी हम बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस बॉडी के थ्रू, इंश्योरेंस फंड के थ्रू, या इंश्योरेंस के जो हमने पैसे जमा किए उसके थ्रू। अब क्वेश्चन इसमें आता है कि इंश्योरेंस इज फॉर्म ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, फिक्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट अर्निंग, और इसका आंसर होता है इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ रिस्क ट्रांसफ़र। इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम अपने ऊपर का रिस्क इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं कुछ पैसों के बदले। वो इंश्योरेंस कंपनी हमसे उस रिस्क को कवर करने के पैसे ले रही होती है, तो इसलिए वो हमारा रिस्क अपने ऊपर ले लेती है कि अगर कोई नुकसान हो गया तो कंपनी ने भरपाई करनी है, कंपनी लमसम देगी, कंपनी क्लेम देगी। देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता, इंश्योरेंस से कभी प्रॉफिट कमाने की सोचनी भी नहीं चाहिए। इंश्योरेंस सिर्फ होता है रिस्क कवर करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, फाइनेंशियली बचाने के लिए, ठीक है। अब बड़ी जगह आप पढ़ेंगे इंश्योरेंस और बड़ी जगह हम पढ़ेंगे एश्योरेंस। कभी कभी हम इन दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, समझने का मैटर है। अब इंश्योरेंस क्या आ गया, इंश्योरेंस को हम हिंदी में बोलते हैं बीमा, एश्योरेंस हो गया आश्वासन, गारंटी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। पहले आए इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस रेफर टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट माइट हैपन। इंश्योरेंस एक ऐसे इवेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो हो सकता है, इसका मतलब वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट माइट हैपन, ठीक है। इट प्रोवाइड कवर्स अगेंस्ट ए रिस्क, ये किसी भी रिस्क के अगेंस्ट हमें कवर प्रोवाइड करता है। लेकिन एश्योरेंस क्या है, एश्योरेंस है रेफर टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट विल हैपन, जो होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे एक इंसिडेंट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो होना ही होना है, ठीक है। कवर एन इवेंट दैट इज़ डेफिनेट, एश्योरेंस ऐसे इवेंट को कवर करता है जो डेफिनेट है, जो होएगा। एश्योरेंस पॉलिसीज़ आर एसोसिएटेड विद द लाइफ कवर। ये आपके पास सबसे बड़ा हिंट आ गया इसको समझने के लिए कि जो एश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो लाइफ कवर के साथ रिलेटेड होती हैं। अब मैं आपको ये दोनों समझाता हूँ, ये क्या है। सपोज़ मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया। अब गाड़ी को लॉस एक्सीडेंट से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, माइट हैपन। अगर होगा भी, गाड़ी का अगर 50,000 का नुकसान है तो उसमें 50,000 ही मिलेगा, उसमें कोई सम एश्योर्ड नहीं होता, उसमें वैल्यू होती है, ठीक है। वो रिस्क को कवर कर रहा है। ये मोस्टली इंश्योरेंस जो मोस्टली है नॉन लाइफ के सेक्टर में होता है। अब लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में यहाँ लिखा ना एसोसिएटेड विद लाइफ कवर। लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में क्या होता है कि उसमें वैल्यू नहीं होती, किसी बंदे की वैल्यू नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि इस बंदे की वैल्यू 5 लाख रुपया, इसका अगर एक्सीडेंट हो गया इसका नुकसान ऐसे तो नहीं होगा ना, जहाँ तो वो बचेगा यहाँ तो मर जाएगा, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है, अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट विल हैपन। अब ऐसा कौन सा इवेंट है जो होगा ही होगा, डेथ। जो भी लिविंग थिंग है उसको मरना ही मरना है, ये ऐसे इवेंट को कवर करता है जो होगा ही होगा, डेथ होगी एक दिन इंसान की, ठीक है। तो कवर एन इवेंट दैट इज़ डेफिनेट, डेथ तो डेफिनेट है।
अब इन पॉलिसीज़ में क्या होता है, इनमें सम एश्योर्ड होता है। अब मेरी पॉलिसी, किसी की पॉलिसी है 5 लाख की, 10 लाख की, उसमें वो 10 लाख का सम एश्योर्ड है। अगर उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा नहीं होगा कि उसकी 5वें साल में डेथ हुई तो 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 4 लाख मिलेगा जी, 3 मिलेगा, नहीं, उसमें सम एश्योर्ड मिलना है। ये लाइफ कवर के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए उसको बोलते हैं एश्योरेंस पॉलिसी। एश्योर्ड, सम एश्योर्ड, एश्योरेंस पॉलिसी, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। अब दोस्तों, इंश्योरेंस जो है एक रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह काम करता है, ठीक है। अब किसी भी रिस्क को मैनेज करना हो, कोई भी चीज़ को मैनेज करना हो, तो उसके पहले कुछ कंसीडरेशंस हमें लेनी पड़ती है बिफोर ऑप्टिंग फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ 2-4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये 3 स्टेप है। ये 3 स्टेप क्या है? सबसे पहला है डोंट रिस्क ए लॉट फॉर ए लिटल। इसको पढ़ के ही पता चल जाता है, डोंट रिस्क ए लॉट फॉर लिटल। ये जिस चीज़ की बहुत कम वैल्यू है, जिसके खोने का बहुत कम खतरा है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका आप रिस्क लेके मत चलेंगे। उसको आप बोलेंगे मैंने अपने बॉल पेन का, मेरे पास पेन है, मैं पेन का इंश्योरेंस करवाऊंगा, तो वो चीज़ सूट नहीं करती, जचती नहीं है। उसका क्या ही वैल्यू है, उसकी तो वैल्यू नहीं है उसका इंश्योरेंस करवाने के लिए। दूसरा स्टेप आ गया, डोंट रिस्क मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज़। मतलब किसी चीज़ का इतना भी रिस्क कवर मत कर दो कि जिस चीज़ को आप अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, किसी के पास वो है, बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं एग्जांपल लेके चलूँ, किसी के पास ऑयल रिफाइनरी है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के पास ऑयल रिफाइनरी है। अब कोई छोटा मोटा एजेंट या छोटी मोटा वो उसका इंश्योरेंस करने के लिए चला जाए, तो उसका अगर लॉस होता है तो लॉस कैसे बियर करे जाएगा? ऑयल रिफाइनरीज के प्रॉफिट और बिजनेस ही इतने होते हैं कि कुछ देशों की जीडीपी के बराबर हो जाते हैं। इतना बड़ा लॉस कोई कंपनी कैसे बेयर करेगी? वही चीज़ है, उस चीज़ का भी रिस्क मत अफोर्ड करके चलो जिससे आप सब कुछ ही खो दो, जिसको हम दे ही नहीं पाए, जिसका हम क्लेम ही नहीं दे पाए, ठीक है। तीसरी चीज़ आ गई, कंसीडर द लाइकली आउटकम ऑफ द रिस्क केयरफुली। हाँ, अब इसका क्या चीज़ आ गई कि जो भी हम रिस्क उठा रहे हैं, जो भी हम रिस्क कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं या कर रहे हैं एज एजेंट हम कर रहे हैं, तो उसकी जो आउटकम है ना, जो उसकी जो भी रिज़ल्ट आने वाला है या उसकी जो कीमत है, उसका जो प्रीमियम लेना, उसको बड़े ध्यान से उसको स्टडी कर लेना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इंश्योरेंस करवाना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, तो उस चीज़ को पहले ही, इंश्योरेंस लेने से पहले, रिस्क कवर करने से पहले ही उन चीज़ों को स्टडी कर लेनी चाहिए। ये 3 स्टेप हैं इंश्योरेंस करने से पहले, लेने से पहले, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे आ गया ह्यूमन लाइफ वैल्यू, एसेट, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि एसेट क्या होता है? आप क्या समझते हैं एसेट क्या चीज़ है? एसेट का मीनिंग है कोई भी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू है, जिसकी कोई कीमत है, जिसको बेच के आपको कुछ मिल सकता है, उसको बोला जाता है एसेट। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी एक टाइप का एसेट है। इस कॉन्सेप्ट में हम इंसानी ज़िंदगी कीमत के बारे में समझेंगे, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। किसी को जब हमने इंश्योरेंस देने जाना है, किसी की पॉलिसी करनी है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि इसको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, इस ह्यूमन की लाइफ की क्या वैल्यू है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रोफेसर ह्यूबनर ने इन्वेंट किया था, प्रोफेसर ह्यूबनर, ठीक है, उन्होंने ये डेवलप किया था। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? HLB कॉन्सेप्ट जो है वो कंसीडर ह्यूमन लाइफ एज ए काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। वो जो क्या है, ह्यूमन लाइफ को, इंसानी ज़िंदगी को एक टाइप की प्रॉपर्टी समझा जाता है। और असेट, प्रॉपर्टी और असेट दैट अर्न एन इनकम, जहाँ फिर ऐसा असेट जो एक इनकम देता है, इनकम कमाता है। ऑब्वियस सी बात है, इंसान जब तक ज़िंदा रहेगा अपने पेट भरने के लिए, कमाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ कमाएगा। जो इंसान कुछ कमाता नहीं है, कोई इनकम नहीं करता, वो असेट नहीं समझा जाता, उसकी ज़िंदगी कोई वैल्यू नहीं है, उसको इंश्योरेंस मिलता भी नहीं है, ठीक है। इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टेड नेट फ्यूचर अर्निंग, ठीक है। अब ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे गिनी जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है? बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टेड नेट फ्यूचर अर्निंग। अब सपोज एक पर्सन साल का 5 लाख रुपया कमा रहा है, तो उसकी 30 साल एज है, वो 60 साल की एज तक कमाएगा ही, काम करेगा ही, तो उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30 साल उसके कमाने वाले हैं आगे, और उसको 5 लाख से मल्टीप्लाई किया, वो बन गया 1.5 करोड़ रुपया, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई एक, बट ये वैल्यू नेट वैल्यू नहीं है,
हम कई बार पढ़ते हैं प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। यहाँ पे नेट फ्यूचर अर्निंग करना है हमने। अगर वो 5 लाख कमा रहा है तो उसमें से उसका 3 लाख खर्चा भी है साल का, तो सेविंग वो 2 लाख ही उसके पास बचता है, या 2 लाख ही उसकी वैल्यू जो बचती है जो खर्चे में नहीं आती। तो इस केस में अब 2 लाख को हम उसके 30 के साथ मल्टीप्लाई करके, 30 के साथ मल्टीप्लाई करके 60 लाख हमारे पास वैल्यू बनी। अब उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी आ गई? 60 लाख। अब मैक्सिमम हम कितना उसको इंश्योरेंस दे सकते हैं, कितने की उसकी इंश्योरेंस वैल्यू बनी? वो बनी 60 लाख की। ठीक है, ये आ गई ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ये मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट था, रफ आइडिया था कैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। टिपिकल कंसर्न फेस बाय ऑर्डिनरी पीपल। टिपिकल कंसर्न का मतलब है प्रॉब्लम्स, रिस्क जो एक आम आदमी को फेस करने पड़ते हैं। जिन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रिस्क हैं, वो क्या है? सबसे पहला तो है डाइंग टू अर्ली। इसका तो सभी को पता है। अगर कोई इंसान जल्दी मर जाता है, अपनी छोटी एज में किसी की डेथ हो जाती है, वो अपने सपने भी नहीं पूरे कर पाया, अब पीछे जो डिपेंडेंट थे वो भी डिस्टर्ब हो गए, उनका भी सारा सिस्टम ख़राब हो गया। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए, ये एक रिस्क है, इसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होना चाहिए। अर्ली डेथ में इंश्योरेंस ही काम आएगा। अब आ गया लिविंग टू लॉन्ग। लिविंग टू लॉन्ग भी एक टाइप का रिस्क है, एक टाइप की प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है। देखिए, जो बहुत ज़्यादा लाइफ होगी जिसकी, जो ज़्यादा जिएगा वो बूढ़ा होके ही जिएगा। बुढ़ापे में ना वो खुद कमा पाएगा, ना खुद काम कर पाएगा, तो वो डिपेंडेंट है। तो लिविंग टू लॉन्ग, इस टाइप के रिस्क को कवर करने के लिए भी इंश्योरेंस चाहिए, रिस्क कवर चाहिए। वो रिस्क कवर होता है पेंशन प्लान्स के साथ, तो जो एन्युटी प्लान जो होते हैं उनके साथ होता है। उनसे इनकम आती रहेगी, इनकम आएगी तो कोई भी बंदा अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आ गया लिविंग विद डिसेबिलिटी। अब लिविंग विद डिसेबिलिटी का मीनिंग है, डिसेबिलिटी का मीनिंग आ गया अपंग होकर जीना। किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो डिसेबल हो जाता है, अपंग हो जाता है, वो कमाने के लायक नहीं रहा, तो ये भी एक टाइप का रिस्क है। अब इस रिस्क को भी इंश्योरेंस से ही कवर किया जाता है। इंश्योरेंस ही इस रिस्क को कवर करेगा। अगर तो उसका इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी बेनिफिट है उसमें, या उसको पेंशन का कोई इंश्योरेंस है, तो वो सरवाइव कर सकता है, वो अपनी लाइफ जी सकता है। यही 3 टाइप के मेन इंश्योरेंस है, मेन बर्डन है, मेन रिस्क है, जो एक आम आदमी, हर एक बंदा फेस करता है। अब किसी भी पॉलिसी के इंश्योरेंस में प्रीमियम की बात आ जाती है। द लेवल प्रीमियम इज ए प्रीमियम फिक्स्ड सच दैट इट डज नॉट इंक्रीज विद एज बट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अब देखिए, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, क्या क्या इसमें होता है। अभी आप समझ लो कि ये जो लेवल प्रीमियम है, जो प्रीमियम है वो एक बार जो फिक्स हो गया वही थ्रू आउट द पॉलिसी चलता रहता है, वो एज के हिसाब से इंक्रीज़ नहीं होगा। हाँ, अगर मैं आज 30 ईयर्स की एज में पॉलिसी ले रहा हूँ, सपोज़ मेरा प्रीमियम 24,000 बनता है, तो 35 की एज में लूँगा तो हो सकता है 26 बने, तो मुझे 26 ही थ्रू आउट देना पड़ेगा। तो आज ले लेता हूँ 24 बनेगा, तो 24 ही थ्रू आउट देना पड़ेगा। छोटी एज में इंश्योरेंस लिए सस्ता रहता है, उसमें कम पैसे देने पड़ते हैं। अब प्रीमियम, लेवल प्रीमियम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? उसमें एक होता है कैश वैल्यू एलिमेंट और दूसरा होता है टर्म एलिमेंट। अब ये क्या होता है? सबसे पहले आगे टर्म एलिमेंट पे, जिसको टर्म एलिमेंट और प्रोटेक्शन एलिमेंट, और इसी को बोला जाता है रिस्क कवर एलिमेंट। रिस्क पार्ट जो होता है, जो हमारा रिस्क कवर करता है, ये प्रीमियम में ये होता है। सब एक तो होता है टर्म एलिमेंट, रिस्क कवर एलिमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्रीमियम एक्चुअली नीडेड टू पे द कॉस्ट ऑफ रिस्क। इसमें प्रीमियम का वो हिस्सा होता है जो हमारे रिस्क कवर के लिए पैसे ले रहा है, सिर्फ रिस्क कवर के पैसे जो हमारे लग रहे हैं। ये मोस्टली कम होता है, इसका जो रेट होता है रिस्क कवर के लिए जो पैसे लिए जाते हैं वो कम होते हैं। तभी टर्म इंश्योरेंस जो प्लान होते हैं वो सस्ते होते हैं, उसमें सिर्फ रिस्क कवर होता है। दूसरा प्रीमियम का हिस्सा आ गया कैश वैल्यू एलिमेंट। कैश वैल्यू एलिमेंट का मतलब हो गया सेविंग एलिमेंट, सेविंग का जो पार्ट होता है। बीइंग ए इंडियन माइंड, जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हो तो हम कभी नहीं चाहते कि हमने जो पैसे पे किए हैं वो हमें वापस ना मिले इन केस ऑफ सर्वाइवल। हम चाहते हैं कि उस पर इंटरेस्ट लग के, हमारा बोनस लग के, वो पैसे बढ़ा के हमें दिए जाए। तो उसके लिए जो सेविंग पार्ट होता है, वो कैश वैल्यू एलिमेंट जो होता है वो अलग से लिया जाता है। वो दोनों प्रीमियम में इकट्ठा होता है, वो ये दोनों पार्ट इकट्ठे होते हैं। हम बता नहीं सकते कौन सा पार्ट कौन से उसमें जा रहा है, बट ये है कि उसमें दोनों होते हैं। अब कैश वैल्यू सेविंग एलिमेंट क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ एक्यूमुलेटेड एक्सेस पेमेंट। जो हम टर्म इंश्योरेंस के अलावा एक्स्ट्रा पैसे जो दे रहे हैं, एक्सेस पेमेंट जो दे रहे हैं ऑफ द पॉलिसी होल्डर, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द
सेविंग कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, सेविंग कंपोनेंट होता है, इसी पे ब्याज लगता है, बोनस लगते हैं, जो एडिशनल बेनिफिट आते हैं विद प्रॉफिट विदाउट प्रॉफिट, वो सारे ये कैश वैल्यू एलिमेंट पे लगते हैं। अब उसके बाद प्रिंसिपल आ जाता है एक इंश्योरेंस के सेक्टर में, म्यूचुअलिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। म्यूचुअलिटी का मतलब हुआ कि अलग अलग जगह से फंड्स इकट्ठे किए और एक जगह पे इकट्ठे कर दिए, वो आ गया म्यूचुअलिटी। डाइवर्सिफिकेशन हो गया, जब लगाने हैं तो अलग अलग जगह पे पैसे लगाने हैं, डाइवर्स करके लगाने हैं, डिफरेंट फंड्स में लगाने हैं। अब पहले मैं डाइवर्सिफिकेशन बताता हूँ। जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे इंश्योरेंस में, चाहे किसी फंड में, चाहे आप अपनी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सारी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह एक ही फंड में कर दी जाए। ये हमेशा अलग अलग फंड्स में करनी चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है कि इन केस एक फंड हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा, एक जगह से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो दूसरी जगह से हमारा वो लॉस कवर हो जाए। ठीक है, सपोज हमारे पास 4 फंड है, एक नुकसान में चल रहा है तो 3 उसकी भरपाई कर देंगे या कंपनसेशन कर देंगे। इस चीज़ को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अब म्यूचुअलिटी क्या है, म्यूचुअलिटी पूलिंग प्रिंसिपल पे काम करती है। इसमें क्या होता है कि सारे अलग अलग जगह से फंड लाके एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं। ये मोस्टली होता है लाइफ इंश्योरेंस में। किस केस में होता है, सपोज मैं 30 साल की एज वाले की एग्जांपल लेता हूँ। जितने भी लोग 30 साल के लोग प्रीमियम दे रहे हैं, उनका प्रीमियम से जो फंड बन रहा है वो म्यूचुअलिटी से बन रहा है। उसमें उस फंड में सारे म्यूचुअली जो है, सारे पर्सन जो हैं वो 30 साल की एज के ही होंगे, क्योंकि उसमें 24,000 रुपया फंड बन रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो वही इंश्योरेंस, वही उस चीज़ के लिए 55 साल का एक बंदा जो पैसे दे रहा है, जो फंड बन रहा है, उसकी पैसे ज़्यादा बन रहे हैं। अब 30 और 55 वाले के एक ही फंड में डाल दिए जाएंगे तो 55 वाले का जो है लाइफ का जो रिस्क है वो ज़्यादा है, बीइंग ए ओल्ड एज। तो अगर 55 वाले की डेथ हो जाती है तो 30 वाले का नुकसान होता है, क्योंकि ये प्रोसेस तो लॉस शेयरिंग का है। तो क्यों ना लॉस शेयरिंग जब हो रही है तो सेम एज वालों की म्यूचुअलिटी की जाए, पूलिंग की जाए, तभी उसमें फ़ायदा रहता है। और इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे ही करती है। 55 साल की एज वालों का अलग फंड बनेगा, 30 साल की एज वालों का अलग फंड बनेगा। ये आ गया म्यूचुअलिटी वाला सिस्टम। ठीक है, ये अंडर म्यूचुअलिटी वी हैव फंड फ्लो फ्रॉम मैनी सोर्सेज टू वन। ये फंड फ्लो जो है वो अलग अलग काफ़ी सोर्सेज जो है एक ही जगह पे इकट्ठे किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 इस वीडियो का। इसके बाद और भी पार्ट में बनाऊंगा, वो सीरीज़ आती रहेगी। पर इससे पहले मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मोर सब्सक्राइबर मतलब मोर मोटिवेशन वीडियोस बनाने के लिए। और दोस्तों ये भी शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको LIC इंश्योरेंस प्लान्स या और भी इंश्योरेंस से रिलेटेड जनरल टॉपिक्स कुछ आपको पढ़ने हैं या कुछ आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट www.insurancesicko.com पे जा सकते हैं। और दूसरी वेबसाइट, कोई भी आपको बैंक IFSC कोड सर्च करना है ऑल इंडिया में अपडेटेड डाटा के साथ, बहुत ही आसान सर्च वाली एक साइट है www.ifscdekho.com। इस पे जाएं, IFSC कोड सर्च करें और कोई टेंशन नहीं। थैंक्स।